साथियों, हमारे साथ में भगवान दास बौद्ध जी हैं, राजधानी चांदनी चौक जिला प्रभारी भगवान दास बौद्ध जी बहुजन समाज पार्टी से। और जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं उनकी आवाज। और देखिएगा कि बहुत बड़ी हार हम इसको मानते हैं और हमारा हर प्रत्याशी बेहद आहत है। एक वोट और एक नोट की बात मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने मेरे कमजोर समाज को, मुझे और मेरे समूचे 85% समाज को ही नहीं, पूरे सर्व समाज को अपनी मर्जी से अपना राजा चुनने का अधिकार दिया था। यह अधिकार मेरे पास में संविधान में सुरक्षित है, मेरे भारतीय आवाम के पास में सुरक्षित है। बाबा साहेब जी ने यह अधिकार हम सबको दिया, लेकिन इस अधिकार पर लगातार प्रहार पर प्रहार हो रहा है और प्रहार कर रही है मनुस्मृति की अपनी एक प्रवृत्ति है। उसने भारत में कुछ हजार साल पहले वर्ण बनाए और ये भारतीय मूल के हैं ही नहीं, लेकिन आप पे हम पर वर्तमान समय में ये सत्ताधारी बन चुके हैं, शासक कर रहे हैं, बल्कि सदियों से शासक कर रहे हैं। तो बेहद चालाक, बेहद तेज तर्रार, बेहद निपुण, अत्यंत छल बल में माहिर और किसी बात का कोई संकोच इन्हें नहीं होता। इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन शायद ही हो, लेकिन मुद्दे पे आएंगे और मुद्दा यही है कि इस समय हमारे क्या हालात चल रहे हैं। जो एक हार हुई है, मैं इसको ईवीएम को जिम्मेदार मानता हूं इस हार के लिए। और भी बहुत ज्यादा षड्यंत्र रहे, जैसे इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन आदि आदि, जिसने बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का और उनके वोटर्स को भटकाने का काम किया। आप क्या कहेंगे भगवान दास बौद्ध जी हमारे साथ में? जी मानवर जी, पहले तो मैं आपके जय भीम संसार चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत साधुवाद जी और बात करता हूँ। जय भीम सर, हमसे मतलब रूबरू हो रहे हैं मानवर जी साहब। तो जी, जो आपने कहा है कि कारण क्या रहे हैं जी मानवर, इसमें बहुत सारे कारण हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो गठबंधन जो हुआ है, ये बहुत मतलब षड्यंत्र रचा गया है पहले से। गहरा षड्यंत्र, ये समझ में आता है हमें आज। गहरा षड्यंत्र। देखिए मानवर, अब मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ जी साहब, कि आज जो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की बात कह रही है कि संविधान हम बचाएंगे जी, और हम सत्ता में आएंगे तो हम संविधान बचाएंगे, तो ये ऐसे माइंड सेट कर दिए हमारे लोगों को, भाई बीजेपी नहीं आना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए। तो देखिए, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जिनके पूर्वजों ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी को खून के आंसू रुलाए, पग पग पे मतलब एक रोड़ा बन के मतलब अटके रहे, मतलब उन्होंने ढंग से मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी को काम नहीं करने दिया, आज वो संविधान बचाने की बात कह रहे हैं। क्या ये बचा सकते हैं संविधान? अगर ये संविधान बचाने की बात कह रहे हैं, तो क्या जनता ने इनको 75 साल में से सबसे ज्यादा मतलब शासन करने का मौका दिया है? तो क्या उस समय ये संविधान बचा पाए हैं? सारे तो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर शुरू पहले से ही कर दिया था, जो मतलब जैसे प्राइवेट कहते हैं, मतलब जैसे शिक्षा निजीकरण। तो इन्होंने ये शिक्षा निजीकरण कांग्रेस का आप दोषारोपित कर रहे हैं, भगवान दास बौद्ध जी दोषारोपित कर रहे हैं चांदनी चौक जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी से। वो दोषारोपित कर रहे हैं कि सीधा सीधा कि जो कांग्रेस जिम्मेदार है ज्यादा जी। इन्होंने निजीकरण और जो भी तमाम षड्यंत्र इस समय तेजी पर काम कर गए हैं भारत में, वो राजनीति की आड़ में जी जी, वो उसकी शुरुआत जो है कांग्रेस ने करी थी। कांग्रेस ने ही ईवीएम को लाया, कांग्रेस ने ही जो निजीकरण की शुरुआत करी थी। और कुछ तानाशाही की शुरुआत संजय गांधी के समय में भी हो गई थी। मैं दर्शकों को और भगवान दास बौद्ध जी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। और दूसरा कारण जो मैंने देखा है, जो जैसे जब हम चुनाव के टाइम पे घूम रहे थे मानवर, तो ये कारण मुझे ये समझ में आया है कि उन्होंने इतना माइंड सेट कर दिया था लोगों का, जो वोटर्स है हमारे, कि भाई बीजेपी नहीं आना चाहिए। जब हम उनको कहें कि भाई आप एक दूसरे को हरवाने के लिए वोट क्यों डाल रहे हैं, जैसे अन्य बहन जी ने यहाँ पर 7 सीटें थी हमारे दिल्ली प्रदेश में, लोकसभा की 7 सीटों में से 3 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए थे, मतलब 3 लोकसभा। जी, मैं नाम जानना चाहूंगा जो हमारे सॉरी सर, भगवान दास बौद्ध जी हमारे साथ में हैं।
सर मैं ये नाम जानना चाहूंगा तीनों लोकसभा प्रत्याशियों के जो हमारे मुस्लिम कैंडिडेट्स थे। हाँ, उत्तरी पश्चिमी से जो है हमारे मुस्लिम जो है लड़ रहे थे। चांदनी चौक जिला से अब्दुल कलाम जी लड़ रहे थे। तो मानवर ऐसी 3 सीटें थी जो कि हमारी लोकसभा मतलब मुस्लिम समाज को जो है माननीय बहन जी ने दिया। जब हम मुस्लिम कंट्री में गए वहां पर, वो हमने उनको कहा कि भाई आपके भाई को जो है माननीय बहन जी ने टिकट दिया है चांदनी चौक लोकसभा से, और एडवोकेट है श्री अब्दुल कलाम जी। तो उनकी तरफ से मतलब ये जो अंदरूनी जो बात है उनकी तरफ से यही आ रही थी कि भाई हम मतलब बीजेपी नहीं आना चाहिए। तो मतलब उन्होंने पूरी सपोर्ट अपनी, जब मतलब हालात जो बदले जैसे चुनाव हुआ है तो उन्होंने सीधा मतलब ये समझ के वोट करे हैं मतलब गठबंधन में कि भाई बीजेपी नहीं आना चाहिए। तो हमने उनको समझाया था कि देखिए जी, आप अपने भाई को वोट डालिए, किसी को हरवाने के लिए क्यों डाल रहे हैं, आप अपने को जितवाने के लिए क्यों नहीं डाल रहे हैं। आपका वोट जो है किसी हरवाने के लिए ही देते रहे हो कि कभी जब कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ गलत करा तो आप जो है बीजेपी मतलब आम आदमी पार्टी में चले गए, उनको जितवाए कि भाई बीजेपी नहीं आना चाहिए। और जब बीजेपी आ गई और फिर बीजेपी ने जब अत्याचार करे आपके ऊपर तो फिर आपने कहा कि भाई बीजेपी नहीं आना चाहिए। फिर आपने जो है कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करी। तो ऐसे कब तक हम अपना वोट जो है एक दूसरे को हरवाने के लिए देते रहेंगे? तो वो ऐसी षड्यंत्र करते रहेंगे हमारे साथ में, हमारे दिमाग बदलते रहेंगे। जी 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 कमजोर समाज पर हावी होकर कमजोर समाज को अपने मुद्दे समझा करना तो खुद जीते ना हमें जीतने दिया। हमें गहरी रणनीति खेली उन्होंने और सारी सत्ता चली गई बीजेपी के हाथ में। जी मान लो जी, फिर सारी सत्ता बीजेपी के हाथ में चली गई। यानी तानाशाह पहले था, तानाशाह अब है, और उधर कश्मीर में जो है गोलाबारी शुरू हो गई है, आतंकी हमले शुरू हो गए बीजेपी के जीतते ही, और इतने दिन से कुछ नहीं था। जी 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 मुद्दों पे आइए जी। हाँ जी मान लो। तो फिर क्या है कि फिर बीजेपी जीत गई। तो अगर इनके भाई, हम इनको कह रहे हैं मुस्लिम समाज को कि अगर माननीय बहन जी ने देखिए 35 सीटें तो यूपी में दी थी मतलब मुस्लिम समाज को, और 7 में से 3 सीट जो है मान लो यहाँ दिल्ली में थी। तो अगर ये मुस्लिम समाज अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने भाइयों के साथ लग जाते तो क्या इनको 40% की भागीदारी नहीं हो जाती यूपी से और दिल्ली तक? अगर इनकी मतलब यानी मतलब 35, 36, 38 सीटें अगर जीत के आते तो इनको माननीय बहन जी ने यानी 40% की भागीदारी दे करके मतलब अपना मतलब अच्छा मतलब वो किया, अच्छा मतलब इनके लिए कि भाई ये भाई इनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं और दलित समाज के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तो हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार रोकते। अगर इनके भाई जीत करके मतलब सांसद में पहुंचते, सांसद बनते, पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठाते तो क्या इनके भाइयों की मदद नहीं होती? वो भाई आपकी मदद नहीं करते। लेकिन मानवर इनके दिमाग पे सिर्फ यही बात थी कि बीजेपी नहीं आना चाहिए, बीजेपी को हारना चाहिए। तो बीजेपी को हरवाने के लिए जो है बीएसपी को वोट क्यों नहीं दिया इन्होंने? बीजेपी को हराना ही था तो खुद को जिताना भी तो जरूरी था ना, तभी तो बीजेपी हारती। हाँ जी मानता। हाँ, जब बीजेपी हारती अगर जो उनको जिता लेते तो जिता भी नहीं पाए, सत्ता में भी नहीं ला पाए। नहीं, यदि आप बीएसपी को वोट करते समझे तहत के साथ जो है रचा गया था, मतलब कि मतलब बीएसपी को किसी प्रकार से जो है खत्म किया जाए, मतलब बीएसपी को खत्म किया जाए। साहब यदि उन्होंने षड्यंत्र रचा गया है। जी सर, कुछ सेकंड तो यही अनुभव हो रहा है तो कि इस प्रकार से जो है इन्होंने षड्यंत्र रच करके जो है देखो फिर बीजेपी सत्ता में आ गई है। और सत्ता में जो लोग हैं जो आज ईवीएम का विरोध कर रहे थे और मतलब बहन जी को इग्नोर करके इन्होंने बीजेपी को हराने के लिए मतलब एक गठबंधन बनाया, और वही लोग श्री नीतीश कुमार जी आज जो है बीजेपी के सपोर्ट में लग गए हैं, उनको उनके समर्थन में है कि भाई श्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने और चंद्रबाबू नायडू। तो आज ये लोग अगर ये कह देते कि भाई हम आपके समर्थन में हैं लेकिन आप ईवीएम खत्म करो, तब हम आपका समर्थन देंगे, आपको प्रधानमंत्री पद पे हम पूरी तरीका से जो है आपका समर्थन कर रहे हैं, तो जी ये नहीं कह सकते हैं माननीय। तो इस तरीका से जो है इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है कि भाई किसी प्रकार से बीएसपी नहीं आना चाहिए। मतलब बिल्कुल गहरी राजनीति, गहरा षड्यंत्र, क्योंकि वो सदियों से, हजारों वर्षों से राजनीतिक मैदान में है और शासन छलबल तो उनके जो है खून में है। ये अत्यंत षड्यंत्रकारी हैं और छलबल के माध्यम से वो फिर से जो है सत्ता में आ गए। अब देखेगा कि
कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती थी, कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है और बड़ा संगठन, और जो भी कुछ उन्होंने किया कि उनके बराबर की टक्कर के लोग हैं, तो वो इनका विरोध क्यों नहीं किया उन्होंने समय रहते? विरोध नहीं किया। और आज इंडिया गठबंधन के नाम पर बीएसपी की सारी वोट काट दी, और बीएसपी की वोट काटने के बाद में ये अब कह रहे हैं हम बीजेपी को नहीं रोक पाए, हम जनता से माफी चाहते हैं। तो मुझे तो लगता है ये एक दिखावा मात्र है, इनके आपस में ट्यूनिंग सेटिंग है। ये जो मनुवादी लोग हैं केवल यही सत्ता में बने रहेंगे, चाहे कांग्रेस के नाम पे, चाहे बीजेपी के नाम पे, चाहे आम आदमी पार्टी के नाम पे, या अन्य घटक दलों के नाम पर। लेकिन जो दलित और मूल निवासी, खासतौर से मूल निवासी शब्द कहूंगा मैं, 85% का जो आवाम है, जिसकी बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, वो सत्ता में नहीं आनी चाहिए। उसको रोकने के लिए इन्होंने ये सारे गहरे घिनौने षड्यंत्र जनता के साथ खेले हैं, खिलवाड़ किया। जी जी मानदार, बिल्कुल यही बात है कि इन्होंने बहुत गहरा षड्यंत्र रचा गया है कि मतलब किसी भी प्रकार से बीएसपी नहीं आना चाहिए। जी जी। तो ऐसे ही हालात मतलब इस चुनाव में हुए हैं, ये चुनाव हुआ है। तो मानव आप बताइए इस पे मतलब कितनी गहरी षड्यंत्र है इन लोगों की। देखिए, ईवीएम है, महंगाई है, मुद्दे बहुत सारे, संविधान है, तो यही सारा सोच के लोगों ने बीएसपी को वोट क्यों नहीं दिया? कि बीजेपी जब भी तो हारती जब बीएसपी को आप वोट देते। अभी तो ना कांग्रेस जीती और बीजेपी भी नहीं जीत हारी, और बीएसपी वहीं कमजोर की कमजोर बनी रही। तो वोट भड़काए गए, बरगलाए गए, और कमजोर समाज को फिर से और ज्यादा कमजोर बना दिया गया है। अब ये देखना कितने पैंतरे खेलते हैं अगले, जब तक ये सत्ता में रहेंगे, और कितने पैंतरे खेलते हैं, और कितनी जनता को तमाम किस्म की हानियां होती हैं। और हर दौर में महंगाई बढ़ेगी, हर थोड़ी थोड़ी बात में महंगाई, कहीं युद्ध हो गया महंगाई बढ़ा देंगे जी, कहीं भी प्राकृतिक आपदा हुई महंगाई बढ़ा देंगे। जी 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 बिल्कुल। तो मानवर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मतलब ये 3-4 पार्टी जो उनके मतलब समर्थन में है, तो अगर वो चाहें तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है। आज भी देर नहीं हुई है। ये नियम खत्म करो तो उनको बात मानना पड़ेगा जी। अगर वो कहें कि भाई आप महंगाई पे मतलब लगाम लगाइए, तो सारी समस्या थोड़ा बहुत सही है। संविधान के अंतर्गत वो उनके चाटुकारिता है, जो वो कहेंगे उनकी बात वो मानेंगे, मतलब है ना। और वो नहीं मानेंगे हमारी जनता की बात, जनता की कोई समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। जनता जो 85% का आवाम है, इसकी कुछ जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती, या ये सिर्फ है ना पिछलग्गू ही बना रहेगा, दास्ता ही झेलता रहेगा, अपने ऊपर जो तानाशाही ही झेलता रहेगा हमेशा। बिल्कुल जी। अगर ये नहीं कर रहे हैं, और कमजोर बनाए जा रहे हैं, मजबूत को और मजबूत बनाए जा रहे हैं, तानाशाह को और तानाशाह की उपाधि मिलती जा रही है। जी 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 जी, मतलब उसकी पदवी मजबूत होती जा रही है तानाशाह की। तो अब जो बीएसपी की क्या रणनीति रहेगी? चांदनी चौक जिला प्रभारी, आप भारत की राजधानी से हैं, आप ये बताएं क्या जिम्मेदारी, क्या रणनीति बीएसपी अपनाएगी? आप अपने क्या परिवर्तन करके अगले चुनाव विधानसभा की या अगले और चुनावों की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी मानवर जी, बिल्कुल हमें बिल्कुल निस्तेज हो जाएंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, फिर चुनावी दौर आएगा, फिर थोड़ी से चमकेंगे, फिर बैठ जाएंगे? नहीं मानवर जी, हमें हारने के बाद चमक के नहीं बैठना है, और हार जीती होती रहती है। और हम पूरी तरीका से माननीय जैसा भी आगे माननीय बहन जी का जो भी आदेश आएगा और जो भी रणनीति माननीय बहन जी बनाएंगी, और कुछ ना कुछ बढ़िया नया दिल्ली में 7 लोकसभा सीट से, अब तो खैर 5 साल बाद ही आएगा ये समय, लेकिन क्या दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में हमारा वर्चस्व जो है, कभी बीएसपी का कोई सत्ताधारी आएगा, बीएसपी का प्रत्याशी या बीएसपी का कोई नेता आएगा और छा जाएगा? कुछ ऐसा होने वाले की उम्मीद कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होगा मानवर जी, कोई ना कोई परिवर्तन होगा। माननीय बहन जी का आदेश है, जिस प्रकार से माननीय बहन जी अपनी रणनीति बनाएंगे उनके हिसाब से काम करेंगे। और माननीय अब्दुल कलाम जी क्या कहना है? आपके करीबी हैं, लोकसभा प्रत्याशी 2024, वो चुनाव हार गए हैं, वो क्या कहना चाहेंगे माननीय अब्दुल कलाम जी? कुछ बातचीत होगी? हाँ जी, जितने भी प्रत्याशी हमारे लड़े हैं, हमारी 7 सीट लोकसभा पे है, तो मान के चलो मानवर, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनका यही कहना है कि भाई आगे जो भी आदेश आएगा
हम काम करेंगे। और खास तौर पर जो चांदनी चौक से लोकसभा से जो अबुल कलाम जी जो हमारे चुनाव लड़े हैं, वो दिल्ली में सचिव भी हैं, और उनका भी यही कहना है कि भाई आगे काम करेंगे, हमें हताश नहीं होना है। और वो बहुत अम्बेडकरवादी हैं और पार्टी के बहुत ही मतलब समर्थक है। मैं उनको करीब से जानता हूँ, वो अम्बेडकरवादी हैं, बहुजन कार्यक्रमों में वो अक्सर नजर आते हैं और हारने टूटने वाले इंसान नहीं है, वकील भी हैं और तेज तर्रार भी हैं, बुद्धिजीवी हैं। लेकिन अभी जो आपने बताया कि वो हारे नहीं है, टूटे नहीं है और आगे फिर चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। जी। कोई स्पेशल रणनीति का सहारा लेंगे या साधारण रूप से ही चुनाव लड़ेंगे, जैसे सीधे साधे अभी लड़े? नहीं जी, अपने प्रचार कम होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कम होती है बीएसपी की? नहीं मानवर जी, कॉन्फ्रेंस भी होगी और मैं बढ़िया आगे जो भी आदेश सत्ता में नहीं थी, लेकिन साल, 1.5 साल, 2 साल से लगातार देख रहा हूँ एक हफ्ते में 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी, छोटे छोटे लेवल पर। जी जी जी। और बड़े लेवल पे तो इतने बड़े कांग्रेस कार्यालय में लगातार कार्यक्रम होते रहे हैं, जनसभाएं जुड़ती रही हैं, लोग देश भर से इकट्ठा होते रहे हैं अकबर रोड पे कांग्रेस कार्यालय पर। लेकिन जो है बीएसपी की जो रणनीति कुछ इस तरह की नहीं है, इस पर कुछ कहोगे? जी मानवर जी, रणनीति ऐसे है कि जो भी हमारे सोशल मीडिया है वो दिखाते हैं, और जो फ्रेंड मीडिया है वो तो हमारी बातों को नहीं दिखाता है किसी भी चैनल पे। देखिए, वो गोदी मीडिया है, उसका हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने समाज के अपने लोगों की बात कर रहे हैं। जी जी, जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, वो आप बताइए। जी मानवर जी, तो हम जरूर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है अपनी बातों को फैलाने का काम करेंगे, और बाकी जो भी जैसी भी रणनीति बनेगी नए स्तर पर, उस तरीका से हम काम करेंगे मानवर अपने चांदनी चौक लोकसभा से। तो ईवीएम का विरोध होगा, क्योंकि अभी स्ट्रीम मीडिया पे किसी ने कहा 5 साल के लिए ईवीएम मशीन को अब आराम करने दो, उसकी बात मत करो। वो वीडियो क्लिप हमारे पास में। अब आप ये बताइए कि क्या बोलते हैं, ईवीएम का कानूनी तौर पर, संवैधानिक स्तर पर विरोध होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल मानवर जी, ईवीएम का विरोध होगा, संवैधानिक तौर पर विरोध होगा। और हमारे जो पार्टी है, मतलब बहुजन समाज पार्टी, तो सबसे पहले ही मतलब इसका विरोध जो है माननीय बहन जी ने किया था कि भाई ईवीएम से ही मतलब सारा खेल खराब हो रहा है, कोई इनका वोट ईवीएम उगल रही है, मतलब ईवीएम से ये लोग जीत रहे हैं। तो सबसे पहले ही मतलब माननीय बहन जी ने इसका विरोध करा था, और इसका विरोध जब लोकसभा चुनाव की जो करारी हार हुई है, इस पर क्या पूरी पार्टी का, बीएसपी के पत्रकारों का, बीएसपी समर्थकों का, बीएसपी वोटर्स का क्या कहना है? क्योंकि आहत तो सभी हैं, दुख तो सब हो गया है, फील तो सब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है कि जो भी खेल हुआ है ज्यादातर जो है ईवीएम से हुआ है। अब यहीं आप देख लीजिए, दिल्ली में 7 लोकसभा है, 7 लोकसभा के जो वोटर्स हैं, मतलब जो SC/ST मतलब 85% जो लोग हैं, तो उनके मन में सिर्फ ये बात भर चुकी थी कि भाई बीजेपी नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने गठबंधन में मतलब वोट सपोर्ट करी है, अपनी लगा दिया, गठबंधन में सपोर्ट करी है, तो फिर क्यों नहीं आए हैं? मतलब अब देख लीजिए आपके 7 सीटें कैसी चली गई हैं। वोटर्स के जब अंदर हम जाते हैं और पूछते हैं झुग्गी कॉलोनियों में, तो सब लोग कहते हैं कि भाई हमने तो बीजेपी नहीं आना चाहिए। इस पर बीजेपी वाले तो जो है वो भविष्य वक्ता है कि ईवीएम का खेल है, मन ईवीएम का टावर सब उनके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट उनकी बात मानता है। जी जी, चुनाव आयोग उनके कहने पे चलता है। तो बीजेपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, बात हम अपने समाज की करेंगे, कमजोर समाज की करेंगे, संविधान की करेंगे। हमारी पावर संविधान है। और भीमा कोरेगांव जब हुआ था आज से 200 साल पहले, 200 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, 2018 1 जनवरी को जो है पूरे 200 साल हो गए थे। और भीमा कोरेगांव जिस वक्त मौजूद था, जितनी भी क्रांतियां हुई थी 1950 से पहले, तब संविधान नहीं था, लेकिन तब भी हमारे लोगों ने जो है अपनी छाप छोड़ी है क्रांति की, और जो अपने लोगों यहाँ तक लेके आए। तो गुलामी की जंजीरों को समय समय पर तोड़ा है, और इस बार फिर तीसरी आजादी की जरूरत पड़ रही है, और मूल निवासी इस समय संकट में हैं, और उनको फिर से आजादी दिलाने की कोशिश की जाएगी। अभी जो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम संवैधानिक स्तर पर जो है डट जाएं। जी जी जी। और जो जी जी माहौल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। बताएं। जी जी ठीक है, विराम देते हैं। जी कहना चाहते हैं सर? जी मानव जी, बस कोई बात नहीं, अब यही है कि भाई आगे जो भी रणनीति बनेगी
और हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और बहुजन समाज पार्टी में ही काम करेंगे और हार जीती होती रहती, हमें हताश नहीं होना है। तो मैं अपने जो है बहुजन समाज के लोगों को, वोटर्सों को यही कहना चाहता हूँ कि हमें हताश नहीं होना है। हार जीती होती है, हारा जीती तो एक अलग बात है। और हमारा बहुजन समाज पार्टी, जो लोग कह रहे हैं कि खत्म होने जाए, खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म नहीं होगी और ये खत्म ना होने जा रही, ना खत्म होगी कभी। अच्छा। तो ये मूवमेंट है, ये मिशन है, ये चलता ही रहेगा, होती रहेगी, मिशन चलता रहेगा, मिशन कभी खत्म नहीं होता है। और जो लोग कह रहे हैं उनकी भूल है और उन्हें समझ नहीं है कि गठबंधन, ये मतलब जो संगठन है, ये संगठन है, ये कोई पार्टी भी है, लेकिन एक पार्टी के साथ साथ पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन है, संगठन है ये कभी जो है नहीं होगा। जी बात यही कहना चाहता हूँ मैं। और बाकी जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साथ में चांदनी चौक जिला प्रभारी भगवान दास बौद्ध जी। तन मन धन से हम लोग सभी समर्पित हैं अपने बहुजन समाज पार्टी के लिए, अपने मूल निवासी आवाम के लिए, और कोशिश रहेगी कि अपने अधिकारों को हम फिर से हासिल करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो को अधिकतम शेयर कीजिएगा सभी सोशल मीडिया लिंक्स पर, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम किस्म की जो भी सोशल मीडिया है। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल की तरफ से साधुवाद। थैंक यू सर। जी, जय भीम।